हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। अम, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमित साइंस टेंथ में। अगर आप 10वीं क्लास में हैं, 10वीं क्लास की तैयारी कर रहे हैं और आप एक अच्छे यूट्यूब चैनल की तलाश में जहां पर आपकी नॉलेज क्लियर हो, क्लियर कॉन्सेप्ट हो, ताकि एग्ज़ाम्स में आपके अच्छे मार्क्स आएँ, तो आप अमित साइंस टेंथ को सब्सक्राइब करें। और आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। इस टॉपिक का नाम है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो चैप्टर वन नंबर वन केमिस्ट्री का ये पार्ट है। तो ध्यान से बने रहेंगे और समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि कैसे हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। इससे पीछे वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे हमने केमिकल इक्वेशंस के, कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है, तो क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो उसी टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को। और नए टॉपिक के साथ हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। टॉपिक का नाम है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? जनरली हम आइडिया ले तो केमिकल इक्वेशन इज द केमिकल फॉर्मूला दैट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स दैट आर रिएक्टिंग एज वेल एज मॉलिक्यूल्स दैट आर being produced to form a reaction। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है? एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन होती है जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है एलिमेंट्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, कि जो रिएक्ट कर रहे हैं और क्या प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो हमारी केमिकल इक्वेशन होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये डायरेक्टली फॉलो करती है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है कि एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है, ना तो डिस्ट्रॉय की जा सकती है। और सिंपली कहें तो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी कि ना तो एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है मास को, बस इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट होते हैं, तो ये इन दोनों का मास सेम रहता है। जो उनके वॉल्यूम है, जो उसका मास है, वो सेम रहता है, बट वो अपनी फॉर्म को चेंज कर देते हैं। हो सकता है कि लिक्विड लिक्विड फॉर्म्स में अगर कोई रिएक्शन हो रही हो, जो हमारे रिएक्टेंट्स है वो लिक्विड हो, जो प्रोडक्ट हमें फाइनल मिले वो सॉलिड मिले, या तो हो सकता है कि सॉलिड और गैस मिलके लिक्विड बनाए। मतलब कहने का ये है कि जो हमारी एनर्जी और जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो इक्वल टू रिएक्टेंट होगा। इन दोनों की क्वांटिटी सेम होगी। जितना एनर्जी हमने रिएक्टेंट्स में लगाई है, उतनी एनर्जी हमें प्रोडक्ट साइड में भी मिलेगी। तो इस रिएक्शन को ही पूरा का पूरा बैलेंस करने के लिए जितने जो अमाउंट की एनर्जी इस साइड लगी है रिएक्टेंट साइड में, उतने ही एनर्जी हमें प्रोडक्ट साइड में भी मिलनी चाहिए। ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ कंजर्वेशन है। To balance and chemical equation, atoms of the both elements and compounds on the reactant side और प्रोडक्ट साइड मस्ट बी इक्वल। तो कहने का मतलब ये है कि रिएक्टेंट साइड्स में जितना अमाउंट है एलिमेंट्स का या फिर कंपाउंड का, उतना ही अमाउंट हमें प्रोडक्ट साइड में भी मिलना चाहिए, कंपाउंड का या एलिमेंट्स का। तो इस गिवन इक्वेशन में हम देखेंगे कि H2O2 ये दोनों हमारे रिएक्टेंट हैं और फाइनल प्रोडक्ट हमारा H2O बन रहा है। तो क्या ये बैलेंस इक्वेशन है? आप इसमें देखिए, हाइड्रोजन कितना है? दो। ऑक्सीजन कितना है? दो। और हमें फाइनली क्या मिल रहा है? H2O। ऑक्सीजन इसमें दो नहीं है, एक है। तो ये अभी ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है। तो इसी चीज़ को बैलेंस बनाने के लिए हम कुछ कोफिशिएंट्स वगैरह लगाते हैं और कुछ अपने तरफ से हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब एक जो हमने केमिकल इक्वेशन पढ़ी थी, उसी का ही ये बैलेंस फॉर्म है। अब बैलेंस, जब हम इस इक्वेशन को बैलेंस बनाएंगे तो रिएक्टेंट साइड में हमारा क्या था? H2 + O2। अब रिएक्टेंट साइड में हमारा H2 + O2 है।
अभी ये बना मिलके दोनों H2O बना रहे हैं, जो कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। अब इसी इक्वेशन को हम जब हम बैलेंस फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? अब देखिए ये रिएक्टेंट्स हैं, इसके अंदर H कितना है? अगर H की बात करें तो H हमारा जो है वो इस साइड है 4, और इस साइड H कितना है? इस साइड भी 4 है। अगर O की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, तो इस साइड कितना है? 2, और इस साइड कितना है? 2। तो जब हमारे सारे के सारे एलिमेंट्स के नंबर्स अगर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में सेम होंगे, तो हम इस सिचुएशन को, इस केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। इसके अंदर हमने जो हाइड्रोजन के साथ 2 है, ये कोफिशिएंट हमने ऐड किया, हम क्योंकि हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना था, क्योंकि इस साइड O2 हमारा 2 है और इस साइड O2 हमारा 1 है, तो इसलिए हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट साइड में कोफिशिएंट 2 ऐड करना पड़ा। इससे हुआ ये कि हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस हो गया, और जितने एटम्स हमारे रिएक्टेंट साइड में थे उतना ही एटम हमारे प्रोडक्ट साइड में भी बन गए, और ये जो हमारी इक्वेशन है ये बैलेंस होगी। अब किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के क्या क्या स्टेप होते हैं, हम इसको जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें जो भी केमिकल इक्वेशन दी होगी, वो अगर वर्ड की फॉर्म में है या फिर हमें स्टेटमेंट की फॉर्म में है, हम उसे कोशिश करेंगे कि सम्मिलित फॉर्म में लिखें। तो हमारे सामने एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, जिसके अंदर हमारा एल्युमिनियम है, Al होता है एल्युमिनियम, ऑक्सीजन होता है O2। जब Al एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमें ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहा है Al2O3। जो हमारा Al2O3 है, ये हमारा क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो ये हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड है। अब इसके अंदर हमें एल्युमिनियम है हमारे पास, और O2 है, ऑक्सीजन, ये हमारे क्या हैं? दोनों के दोनों रिएक्टेंट्स हैं, और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है Al2O3। तो दो एलिमेंट्स इस साइड हैं और हमारा जो कंपाउंड है वो Al2O3 है। तो हम दूसरा, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे? सबसे पहले हमारा काम है कि हम रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करें। अब हमें पता लग गया Al प्लस O2 ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं, और Al2O3 अमोनियम ऑक्साइड हमारे ये क्या है? ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। तो हम एक लिस्ट बना लेंगे Al और O की, और प्रोडक्ट साइड में भी हमारा Al है और O है। अब हम काउंट करेंगे कि रिएक्टेंट साइड में Al के कितने हैं, कितने एटम्स हैं। अभी हमने लिस्ट बना ली है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा है, अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं उनकी क्वांटिटी क्या है। जो Al है हमारा, एल्युमिनियम है, वो रिएक्टेंट साइड में कितना है और प्रोडक्ट साइड में कितना है। तो हम देखेंगे कि एल्युमिनियम है रिएक्टेंट साइड में कितना है? 1, तो हमने 1 लिख लिया। ऐसे ही ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में कितना है? 2, क्योंकि O2 यानी 2 नंबर हैं ऑक्सीजन के। इसी तरह से हम एल्युमिनियम ऑक्साइड को देख लेंगे। तो प्रोडक्ट साइड में क्या है? अब इसमें क्या करेंगे? Al2, यानी कि एल्युमिनियम कितने हैं? ट्वाइस। तो एल्युमिनियम के 2 हो गए, और ऑक्सीजन कितनी है? 3। तो अभी तक हमने क्या किया? आइडेंटिफाई कर लिया स्टेटमेंट को, फिर हमने आइडेंटिफाई किया रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। अब तीसरे स्टेप में हम कर रहे हैं कि हम इनकी क्वांटिटी लिख रहे हैं कि रिएक्टेंट साइड में कितने हैं एटम्स, और प्रोडक्ट साइड में जो हमारे एटम्स हैं वो कितने हैं, इनकी क्वांटिटी क्या है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? हम अब इनको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में सेम रहे। तो एल्युमिनियम हमारा रिएक्टेंट साइड में कितना था? 1, और प्रोडक्ट साइड में कितना है? 2। तो हम इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? जो हमारा एल्युमिनियम जो हमारा रिएक्टेंट साइड में है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि इस साइड और जो हमारा
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में दोनों को दोनों बैलेंस हो जाए। तो हमारा एल्युमिनियम हमारा बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट की तरफ जाते हैं हम ऑक्सीजन की तरफ। तो ऑक्सीजन हमारी जो रिएक्टेंट साइड में वो कितनी है, दो, और प्रोडक्ट साइड में कितनी है, तीन। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को बैलेंस करने के लिए हम इसको तीन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो तीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये छः हो गया। और प्रोडक्ट साइड में हम क्या करेंगे, अब इस साइड में हमें छः बनाना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरी की पूरे जो एलिमेंट को हम इसको दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। पर अगर हम दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस हो गया, पर एल्युमिनियम अब ये चार हो गया। तो हमें इसको क्या करना होगा, बैलेंस करने के लिए हमें इसको दो से दोबारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये भी चार हो गया, फिर ये भी चार हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास क्या होगा फाइनली, ये हम हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे। हम ट्राई करते रहेंगे जब तक कि हमारे रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में सारे के सारे एलिमेंट हमारे बैलेंस नहीं हो जाते। अब देखिए, इन्होंने भी वही काम किया है। पहले इन्होंने एल्युमिनियम को बैलेंस किया, उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश की है। अब देखिए, अब जब हमने यहाँ पर टू ऐड किया, जब हमने यहाँ पर टू ऐड किया तो हमारा ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस हो गया। पर क्या हमारा एल्युमिनियम बैलेंस हुआ सिक्स स्टेप में, हम इसे चेक करेंगे। तो हमारा इस साइड एल्युमिनियम हुआ दो, और इस साइड एल्युमिनियम हो गया हमारा चार, क्योंकि दो हमने कोफिशिएंट यहाँ पे ऐड किया है। जब हमने इसको बैलेंस करने की कोशिश की तो हमारा ये रिजल्ट आया, क्योंकि ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस हो गया पर हमारा एल्युमिनियम बैलेंस नहीं है। तो एल्युमिनियम को भी बैलेंस करना हमारा जरूरी है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए हम जो भी नेसेसरी कोफिशिएंट होंगे उसको ऐड कर देंगे। तो हम एल्युमिनियम को हम फोर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा टोटल हो गया हमारा एल्युमिनियम फोर, जो कि बैलेंस है। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। तो इस हिसाब से हमारी पूरी की पूरी जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई है। जब भी हम कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का गौर करना काफ़ी ज़रूरी है। हमें जो हमारे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं इनको मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए, क्योंकि कोई भी केमिकल इक्वेशन होती है, हमें पता होना चाहिए कि कोई भी जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं प्रोडक्ट हैं वो किस फॉर्म में है। क्या वो सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैसीय स्टेट में है। क्योंकि सारे के सारे कई बार क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होते हैं वो काफ़ी रिएक्टेंट होते हैं। तो हमें उनकी जो गैसेस स्टेट में होती है अ, उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, सॉलिड के फॉर्म में उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, और लिक्विड के फॉर्म में उनकी प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल रिएक्शन पावर अलग होती है। तो हमें ये इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए कि हम उनकी केमिकल या फिजिकल स्टेट्स को भी मेंशन करें। ठीक है। अब जैसे जो गैसेस होती हैं वो गैस के फॉर्म में होती हैं, उन्हें जी से डिनोट किया जाता है। इसके अलावा जो लिक्विड्स होते हैं उनको एल से डिनोट किया जाता है। जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड कंपाउंड होते हैं, उनको स्मॉल एस से डिनोट किया जाता है। जो हमारे एक्वस सॉल्यूशन होते हैं लिक्विड के फॉर्म में होते हैं, जो लिक्विड से थोड़े ज़्यादा गाढ़े होते हैं वो एक्वस होते हैं। तो सॉल्यूशन होते हैं पर वो एकदम वाटर के तरह नहीं होते, थोड़ा नियर बाय वाटर होते हैं, तो इसको हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर हमें कोई भी रिएक्शन के अंदर हीट दिखानी है तो हम डेल्टा का सिंबल लगाते हैं रिएक्शंस के ऊपर। डेल्टा का मतलब होता है कि एक्सट्रीमली हीट या हीट जो कंडीशन है वो साथ के साथ ऐड की गई है। ये हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं, ये हमारा प्रोडक्ट बनता है, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की जो स्टेट होती है वो हीट प्रोसेस के थ्रू गई है। तो इस हीट का सिंबल हम साथ में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें कोई भी हीट अप्लाई करनी है ड्यूरिंग द रिएक्शन, या रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट बनने में जो कंडीशन लगी है हीट की, तो उस हीट की कंडीशन को दिखाने के लिए हम डेल्टा का यूज़ करते हैं।
तो इस हिसाब से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझें तो हमारे सामने एक स्टेटमेंट दिया है कि सॉलिड जिंक है, मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, और जो सॉलिड जिंक मेटल है ये एक्वस सॉल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो जिंक मेटल है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और एक सॉल्यूशन बना रहा है जिंक क्लोराइड का, ZnCl का। ठीक है, और साथ के साथ हाइड्रोजन गैस भी निकल रही है। तो हम इस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करके लिखेंगे, हमें ये बताना है। ठीक है, इसके साथ H2 भी है। तो ये हमारी इक्वेशन है, ZnHCl ZnCl2 प्लस H2, जिसमें जिंक हमारा सॉलिड फॉर्म में है, HCl हमारा एक्वस फॉर्म में है, ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड हमारा लिक्विड फॉर्म में है, और H2 हमारी गैस रिलीज हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे और एक टेबल बना लेंगे, सिंपल बैलेंस टेबल, जिसमें हम क्या करेंगे, जिंक जितने भी हमारे एलिमेंट यूज़ किए हैं रिएक्शन में हम उनका नाम लिख लेंगे। जैसे लिस्ट कर लेंगे, जिंक, हाइड्रोजन एंड क्लोराइड, तीन बेसिकली एलिमेंट्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं, और सबके नंबर्स हम रिएक्टेंट्स के नीचे लिख लेंगे। जिंक हमारा एक है, हाइड्रोजन भी एक है, कैल्शियम भी एक है रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट साइड में हमारे कैल्शियम दो, सॉरी क्लोरीन दो हैं और हाइड्रोजन दो हैं। हमने ये डिनोट कर लिया। अब हम कोशिश करेंगे कि इसे हम बैलेंस करें। तो हमारा जिंक तो हमारा बैलेंस है पहले से ही। हम हाइड्रोजन की तरफ जाते हैं। हाइड्रोजन देखो प्रोडक्ट साइड में दो है, पर जो हमारा रिएक्टेंट साइड में उसमें एक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम रिएक्टेंट साइड में टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा। अब जब हमने टू से मल्टीप्लाई किया रिएक्टेंट साइड में, तो क्लोरीन हो गया दो। अब दो क्लोरीन हमें अब रिएक्टेंट साइड में भी मिल रहा है, प्रोडक्ट साइड में भी मिल रहा है, तो इस हिसाब से हमारा क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। तीनों की तीनों चीज़ें बैलेंस हो गई हैं, और इसी कोफिशिएंट्स को हम ऐड कर देंगे अपने बैलेंस इक्वेशन के अंदर। इक्वेशन के अंदर ऐड कर देंगे तो ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन जाएगी। तो फाइनल हमारी जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी उसके अंदर जिंक हमारा रिएक्टेंट साइड में एक है, प्रोडक्ट साइड में HCl दो हैं, और ZnCl2 प्लस H2 सेम है। इन सब की स्टेट मेंशन कर देंगे। जिंक हमारा सॉलिड फॉर्म में है, HCl हमारा एक्वस फॉर्म में है, ZnCl2 एक्वस फॉर्म में है, और हाइड्रोजन हमारा गैसियस फॉर्म में है। हमारा अगला एग्जाम्पल है, इसको हम पढ़ते हैं, सॉलिड मैग्नीशियम नाइट्रेट। मैग्नीशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, Mg3N2। तो सॉलिड मैग्नीशियम नाइट्रेट फॉर्म होता है जब मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, सॉरी मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट करता है नाइट्रोजन के साथ। तो हम इस केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे और बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे रिएक्टेंट साइड में है मैग्नीशियम रिबन और नाइट्रोजन। तो मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है Mg और नाइट्रोजन का फॉर्मूला होता है N2। और हमारा फाइनल क्या बन रहा है, मैग्नीशियम नाइट्रेट Mg3N2। इन सब की स्टेट्स मेंशन कर देंगे। मैग्नीशियम हमारा सॉलिड फॉर्म में है, नाइट्रेट हमारा जो नाइट्रोजन है वो गैसेस फॉर्म में है, और मैग्नीशियम नाइट्रेट हमारा सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, अब ये हमारे पास रिएक्शन आ गई है। प्रोडक्ट्स हमारे हैं Mg3N2, और रिएक्टेंट है हमारा Mg and N2। मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन हमारे हमारे रिएक्टेंट्स हैं। तो हम वही टेबल बना लेंगे और लिस्ट कर देंगे दोनों के एलिमेंट्स को। तो एलिमेंट्स में हमारा Mg और N2 है, और प्रोडक्ट हमारा है Mg3N2। अब इनके एटम्स लिख लेंगे, कितने एलिमेंट्स किसके हैं, कितने क्वांटिटी में। तो क्वांटिटी मेंशन कर दिया है। हमारा प्रोडक्ट साइड में जो Mg है वो 3 है, और N2 2 है। नाइट्रोजन ट्वाइस है और Mg थ्राइस है। तो हम, क्योंकि हमारे पास 3 मैग्नीशियम हमें प्रोडक्ट साइड में मिल रहा है, तो हमें 3 ऐड करना पड़ेगा रिएक्टेंट साइड में। इसी हिसाब से हमारा, हम देखेंगे कि नाइट्रोजन कितना है, रिएक्टेंट साइड में भी 2 है और प्रोडक्ट साइड में भी 2 है। नाइट्रोजन हमारा पहले से बैलेंस है, हमने बस Mg को यानी मैग्नीशियम को बैलेंस किया है।
तो हमारा जो फाइनल बैलेंस इक्वेशन है वो ये बना है। 3 mg सॉलिड फॉर्म में, नाइट्रोजन N2 गैसेस फॉर्म में, Mg3N2 यानी मैग्नीशियम नाइट्रेट हमारा सॉलिड फॉर्म में। ये हमारी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, इससे ऐसे ही हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। ये एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम से पूछा जाता है। तो इसके अंदर क्या कहा गया कि सिंपल फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, इसको सॉलिड हमें रिप्रेजेंट करना है सिंबल्स के फॉर्म में और इसको बैलेंस करना है। तो हमें पता होना चाहिए जो हमारी जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है ये क्या होती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलता है तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बनाता है। तो ये हमारी सिंपल फोटोसिंथेसिस की प्रॉब्लम है। तो इसी को ही हम वर्डिंग अगर हम सिंबलिक फॉर्म में लिखें तो ये बन जाता है CO2। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन हमारा हो गया H2 हो गया हमारा वाटर, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 और ऑक्सीजन हो गया हमारा O2 के फॉर्म में। सबकी स्टेट्स हमने मेंशन कर दी, गैसेस, लिक्विड, लिक्विड, गैसेस। ठीक है, अब हम एलिमेंट्स काउंट लिख लेंगे सबका। हमारे पास तीनों एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन तीनों को लिख के हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे और बैलेंस करने के बाद जो हमारी फाइनल इक्वेशन है वो ये बनेगी 6CO2 6H2O C6H12O6 6O2। इनके हमने फॉर्म्स लिख लिए, किस स्टेट में ये अवेलेबल है, और इस तरह से हम एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करके हम अपना आंसर कंप्लीट करेंगे। ये कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत बार एग्जाम्स के अंदर आते हैं, तो इनको ध्यान से करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम खुद ये सॉल्व करें। तो पहला है ये, फॉस्फोरस बर्न्स विद द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरीन, सॉरी फिर से बोलते हैं, जो फास्फोरस है जो क्लोरीन के प्रेजेंस में बर्न होके फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाता है। पेंटाक्लोराइड मतलब होता है PCl5। ठीक है, पेंटा मतलब 5, तो PCl5 ये हमारा पेंटाक्लोराइड होता है। तो फास्फोरस को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, क्लोरीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं Cl से। इन दोनों के रिएक्शन से हम पेंटाक्लोराइड हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो इसको जब हम बैलेंस करके लिखेंगे तो हमारा आंसर आएगा P410Cl2 4PCl5। ठीक है, अगला है हमारा बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस होती है हमारी मीथेन। ठीक है, तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और हीट प्रोड्यूस करती है। तो इसी इक्वेशन को जब हम बैलेंस फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारी बनेगी CH4 ट्वाइस O2 CO2 प्लस 2H2O प्लस हीट। तो इस टाइप से हम बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस की बैलेंस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात अभी हमने पढ़ी थी फोटोसिंथेसिस की प्रॉब्लम, वो भी काफ़ी बार एग्जाम्स में आती है। इसके अलावा एक प्रोसेस और है जो काफ़ी एग्जाम्स में पूछी जाती है, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है, जब हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज होता है, जब हम ऑक्सीजन इंटेक करते हैं और पानी पीते हैं, तो इन तीनों के रिएक्शन से हमें CO2 मिलता है जो हम बाहर रिलीज करते हैं, पानी मिलता है जो पानी के और जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें भाप भी होती है तो पानी होता है। साथ के साथ हमें क्या मिलती है, एनर्जी। ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है तो CO2 बनाता है, H2O बनाता है और एनर्जी बनाता है। तो इसी फॉर्म को जब हम रिप्रेजेंटेशन में देते हैं और उसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाते हैं तो ये इस टाइप की बनती है। ठीक है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन रेस्पिरेशन की बहुत बार एग्जाम्स के अंदर सॉल्व करने को आती है। तो इस प्रोसेस को, ये तीनों के तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं।
इस पर ध्यान देंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं एक सेपरेट वीडियो बना के सॉल्व कराऊंगा आपको। अभी बस आइडिया लेने के लिए है, ताकि आपको पता चले कि कोई भी क्वेश्चंस को बैलेंस कैसे किया जाता है। तो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन, मीथेन ऑक्सीजन को जब हम रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलती है CO2 प्लस H2O। इसी को ही हमने अभी, पिछला क्वेश्चन है, इसी को ही हम दोबारा से कर रहे हैं समझने के लिए। तो जब हम मीथेन और ऑक्सीजन दोनों को हम जब रिएक्ट कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। अब इसी को ही हम सिम्बलिक फॉर्म में लिख लेते हैं CH4O2 CO2 प्लस H2O। तीनों के तीनों हमने लिस्टेड कर लिए इसके एलिमेंट्स को, और इनके एटम्स, एलिमेंट्स के क्वांटिटी को लिख लिया, और बैलेंस करने की कोशिश की। सबको देखते हैं हम कि सबके काउंट क्या है। इस साइड कार्बन देखेंगे तो कार्बन इस साइड से एक है और प्रोडक्ट साइड में भी एक है, तो कार्बन हमारा बैलेंस है। हाइड्रोजन की बात करें तो जो हमारा हाइड्रोजन हमारे रिएक्टेंट साइड में वो 4 है, प्रोडक्ट साइड में 4 है, तो ये भी बैलेंस है। इसके अलावा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और क्योंकि ऑक्सीजन को हमें बैलेंस करना है प्रोडक्ट साइड में, तो यहाँ पर भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारी फाइनल जो हमारी बैलेंस इक्वेशन है वो क्या बनेगी? वो हमारी बनेगी CH4 ट्वाइस O2 CO2 प्लस 2H2। ये हमारी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी। सबको हम इनके स्टेट्स के हिसाब से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, और हमें पेपर में भी ऐसे ही करना है। सबसे पहले बैलेंस इक्वेशंस को लिखना है, और साथ के साथ हम आंसर में हम इनकी गैसेस स्टेट्स को भी हम मेंशन करेंगे। देखिए, सॉलिड सिंपल रिप्रेजेंटेशन तो हर कोई कर देगा, आपको सबसे डिफरेंट और यूनिकनेस अपनी दिखानी होगी, ताकि सामने वाले चेकर को भी ये पता लगे कि आपको नॉलेज है इस टॉपिक के बारे में, और आप अच्छी तरह से इस चैप्टर को, इस टॉपिक को, क्वेश्चन को समझ पाएँ। सिर्फ चैप्टर को पढ़ लेना काफ़ी नहीं होता, उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करना, उसको अच्छे से समझना, और अपने आंसर को अच्छे से रिप्रेजेंट करना भी एक आर्ट होती है, जो आपको आगे सक्सेसफुल बनाती है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम से पूछा जाता है, और इस टॉपिक के अंदर मैं कहूँगा कि कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है हमारा कि हीटेड आयरन मेटल, जब गर्म आयरन मेटल होता है, जो गर्म आयरन मेटल होता है, जब हम उसे स्टीम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड बनाता है, और साथ में हाइड्रोजन बनाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आयरन थर्ड और सेकंड ऑक्साइड होता क्या है। तो हम आयरन को जानते हैं, Fe से हम रिप्रेजेंट करते हैं आयरन को, ठीक है। अब आयरन के मेनली क्या होते हैं, दो ऑक्साइड्स होते हैं। एक होता है फेरस ऑक्साइड, एक होता है फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो फेरिक ऑक्साइड क्या होता है कि जब हम आयरन को सिंपल है, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो FeO बनाता है, ठीक है। इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि इसकी वैलेंसी होती है, फेरस ऑक्साइड में आयरन की 2 होती है, और वैलेंसी ऑफ आयरन इन फेरिक ऑक्साइड ये 3 होती है। पहला मेजर डिफरेंस तो ये होता है। और एक तीसरा फॉर्म भी होता है आयरन के थर्ड ऑक्साइड का, ये होता है मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड, यानी FeO4। इसे कहते हैं मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड। जब हम इन दोनों को आपस में रिएक्ट करा देते हैं, आयरन के दोनों ऑक्साइड्स को, तो हमारा तीसरा फॉर्म बनता है। इसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड। और ये मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड ही हमारा आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड होता है, ठीक है। इसी को ही हम आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड बोलते हैं।
इसको ही हम आयरन ये बोलते हैं आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड। तो हमारा क्वेश्चन है, जब हम आयरन को स्टीम के साथ हम रिएक्ट कराते हैं तो आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन बनाता है। इसको हम सिम्बलिक फॉर्म में लिखेंगे। तो इस टाइप से हम रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर वही है, हम लिस्ट डाउन करेंगे और इनके जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो हम रिप्रेजेंट कर देंगे और एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे हिट एंड ट्रायल कोफिशिएंट्स मेथड से। तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट हैं वो इक्वल हों दोनों साइड में। तो हमारी फाइनल जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, जो बैलेंस होगी। साथ हम इनकी स्टेट्स को भी मेंशन कर देंगे कि किस फॉर्म में आयरन है, H2 है, और एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे जो बनेगी 3Fe 4H2O Fe ट्वाइस O4 और 4H2। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस कॉम्बाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो हाइड्रोजन गैस जब हम नाइट्रोजन के साथ कॉम्बाइन करेंगे तो अमोनिया बनाएगी। तो ये इसकी स्टेटमेंट फॉर्म है। हम लिस्ट डाउन करेंगे और इसके रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट की क्वांटिटी लिखेंगे। तो H हमारा हाइड्रोजन साइड में 2 है, नाइट्रोजन 2 है, दोनों दो दो फॉर्म है, और NH3 में 3 हमारे हाइड्रोजन है, 2 हमारे हाइड्रो 3 हमारे हाइड्रोजन है और एक हमारा क्या है, नाइट्रोजन है। तो हम इनको बैलेंस करेंगे और फाइनल बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे 3H2 N2 और NH3। ठीक है, फालतू की हटा देते हैं लाइंस। तो ये हमारी लास्ट में एक फाइनल इक्वेशन बनी है 3H2 प्लस N2 जो रिएक्ट होके बना रही है 2NH3। अब एक केमिकल इक्वेशन है, इसको हमें बैलेंस करना है। ये रिएक्शन है, ये इक्वेशन है जब हम सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है। जब हम सोडियम पानी के साथ हम रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है NaOH प्लस H2। ठीक है, तो हम इसको लिस्ट डाउन करके हम इसके प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट की क्वांटिटी को लिख लेंगे और बैलेंस करेंगे। तो हमें जो फाइनल हमारी जो प्रोडक्ट है वो मिलेगी, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन मिलेगी जो होती है 2Na प्लस 2H2 NaOH ट्वाइस एंड H2। और ये काफ़ी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। जब भी हम सोडियम को पानी में डालते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोसिव आवाज़ें आती हैं और हीट जनरेट होती है क्योंकि हाइड्रोजन ब्रेकडाउन होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो काफ़ी हाई टेम्परेचर जो हमारे लिक्विड का है वो पहुंच जाता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।